नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इसमें देखिए दोस्तों, आप लोगों को देश दुनिया के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताए जाएंगे। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसमें से अलग से फैक्ट भी बताया जाता है, मिसलेनियस बताया जाता है, विविध क्वेश्चन भी तैयार किए जाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की देखिए दूसरी क्लास है आज हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न एवं व्याख्यात्मक उत्तर। प्रश्न के साथ आपका व्याख्यात्मक उत्तर भी दिया जाएगा और अलग से कुछ इफेक्ट भी दिखाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में भारत के 45वें स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो किसे शामिल किया गया आप लोगों को बताना है दोस्तों। हाल ही में किसको शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, कलर क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका उत्तर हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारनाथ। आइए बात कर लेते हैं कुछ विश्व धरोहर स्थल के बारे में इम्पोर्टेंट। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध स्थल है। भगवान बुद्ध की ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यहाँ ही अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसको क्या कहा जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह यूनेस्को में भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल है। वर्तमान समय में यदि भारत में कुल बात की जाए, कुल भारत में कितने स्थल हैं? तो 45 स्थल है। कितने हैं? 45 स्थल है। इसमें से पूछा जाता है सांस्कृतिक कितने हैं। सांस्कृतिक की बात की जाती है तो कुल 37 सांस्कृतिक स्थल हैं। प्राकृतिक स्थल की बात की जाती है, एक प्राकृतिक स्थल है। यदि मिश्रित की पूछ लेता है तो एक मिश्रित है। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक मिश्रित स्थल है। आइए बात करते हैं इसमें विश्व धरोहर स्थल पे भारत का कौन सा स्थान है। भारत का देखिए 6वां स्थान है। विश्व में विश्व धरोहर स्थल पे भारत का 6वां स्थान है। दोस्तों देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, जो आयोजन किया गया था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थल, जो उत्तर प्रदेश वाराणसी जो शामिल किया गया था, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो 48वां सत्र जो चल रहा था, 48वें सत्र कहाँ पे? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया के बुसान में। इसको भी दोस्तों कई बार पूछ लेता है, कहाँ पे इसका आयोजन, किस आयोजन में शामिल किया गया? दक्षिण कोरिया के बुसान में। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के बुसान में इस स्थल को शामिल किया गया था 48वें सत्र में। कौन से? 48वें सत्र में इसको शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो चारों स्थल है उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल। ताजमहल सबसे पहले, ताजमहल को कब शामिल किया गया था? 1983 को। कब किया गया था? 1983 को शामिल किया गया था। आगरा का किला याद कर लीजिए। आगरा का किला, आगरा का किला को भी कब शामिल किया गया था? तो 1983 को इसको भी शामिल किया गया था। इस प्रकार फतेहपुर सीकरी को याद कर लीजिए। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया था दोस्तों। तो 1986 में इसको शामिल किया गया था। और वर्तमान समय में सारनाथ से 2026 जुलाई में इसको शामिल किया गया था। जो सारनाथ का दोस्तों, यहाँ से आपको स्तूप याद कर लेने हैं। धार्मिक स्तूप, यहाँ पे क्या है? धार्मिक स्तूप। यूपी स्पेशल के बारे में इसको पूछा था। धार्मिक स्तूप और आपका चौखंडी स्तूप, इन्हीं दोनों को आपका इसमें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो इसको आप भी याद कर लेना। यूपी स्थल के धार्मिक स्तूप कहाँ पे और चौखंडी स्तूप कहाँ पे? आपका वाराणसी सारनाथ में स्थित है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सेमीकंडक्टर मिशन ISM के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नंदन नीलेकणी को नियुक्त किया गया है। किसे? नंदन नीलेकणी को नियुक्त किया गया है। आइए देखिए, इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकणी को इस उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस टास्क फोर्स का मुख्य कार्य भारत
को वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब के रूप में विकसित करना है। यह समिति सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के इकोसिस्टम जो अनुसंधान है, स्टार्टअप को प्रोत्साहन करेगी और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगी, जिससे भारत में जो सेमीकंडक्टर की नीति है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए कानून में अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? देखिए, काफ़ी लंबे समय तक जो आपका जंतर मंतर पर आंदोलन चला, उसके बाद सरकार झुकी और उसके बाद सरकार ने एक कानून लाया, जिसमें देखिए प्रावधान जो किया गया है, 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। लोक परीक्षा अनुचित संसाधन निवारण कानून के तहत कौन सा कानून पूछा जाएगा? लोक परीक्षा अनुचित संसाधन निवारण कानून के तहत परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए कठोर प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान है? सामान्य अपराधों में 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना होगा। यदि संगठित अपराध होगा या पेपर लीक सिंडिकेटेड में शामिल दोषियों को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। देखें दोस्तों, इस पर अब क्या अमल होता है, इससे कितनी पारदर्शिता आती है, देखने का विषय होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है। इसको भी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था मिसलेनियस में। तो देखिए, महत्वपूर्ण वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। नीति आयोग क्या है? भारत का थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। किसकी जगह पे आया था? प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लाया गया था। इसके देखिए अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो होते हैं पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यदि इसकी बात की जाती है, उपाध्यक्ष की बात की जाती है, तो उपाध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी। दोस्तों, कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। सुमन बेरी की जगह ये स्थान लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा रासायनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना भव्य रसायन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत सरकार ने एक रासायनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भव्य रसायन योजना चलाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो घरेलू रसायन उत्पादन एवं आत्मनिर्भरता। घरेलू रसायन उत्पादन एवं आत्मनिर्भरता इसका उत्तर हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भव्य रसायन योजना का उद्देश्य विशेष रसायनों और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में घरेलू क्षमताओं का विस्तार करना है। इस योजना से भारत की विदेशी रसायनों पर निर्भरता कम होगी। जो भारतीय विदेशी से रसायन आते हैं, उसकी निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, इस पर बल मिलेगा। यह कदम रसायन उद्योग, अनुसंधान, विकास और हरित रसायनों के निर्माण को भी गति प्रदान करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6ठा नंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क नेचुरल गैस फ्यूचर्स अनुबंध किस मुद्रा में लॉन्च किया गया है? तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा दोस्तों, आने की प्रबल संभावना है। किस रूप में लॉन्च किया गया? भारतीय रुपए में इसको लॉन्च किया गया। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क नेचुरल गैस फ्यूचर्स अनुबंध किस मुद्रा में लॉन्च किया गया? तो भारतीय रुपए में इसको लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक वायदा अनुबंध को भारतीय रुपए में पेश किया गया है। इससे गैस कारोबारियों और हितधारकों को करेंसी जोखिम से सुरक्षा मिलेगी। यह भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक अहम वित्तीय सुधार है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जा रहा है। सबसे पहले इसका आयोजन आपके ऑस्ट्रेलिया के में विक्टोरिया में कराया जाना था, लेकिन वहाँ की सरकार जो बजट था काफ़ी खर्चीला देखने की वजह से उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से आपका जो वर्तमान में यह आयोजन कराया जा रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ग्लासगो स्कॉटलैंड में कराया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम
इसके थोड़ा सी इतिहास के बारे में बात करेंगे। जैसे ही राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हो जाएगा, पूरा राष्ट्रमंडल खेल के वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं। जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का चल रहा है, या 23 जुलाई से, क्योंकि डेट इसको कई बार पूछी जाती है, 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक क्या चलेगा, कई बार इसको पूछा जाता है। अब की बार देखिए, खर्चे को कम करने के लिए कई खेलों को कम कर दिया गया, जिससे भारतीय दावेदारी कम हो गई है। इसमें अब की बार केवल 10 खेलों को शामिल किया गया है। इसको भी पूछा जा सकता है, केवल 10 खेलों को शामिल किया गया है, केवल 10 खेलों को शामिल किया गया है। आइए नीचे कुछ बात कर लेते हैं। 2026 राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। लागत को नियंत्रित और सीमित करने के लिए इस बार खेलों के प्रारूप को कम्पैक्ट रखा गया, केवल 10 स्पर्धाएं हो रही हैं। इससे पूर्व 2014 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी ग्लासगो कर चुका है, 2014 में कर चुका है। आइए थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी? 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ पे? हैमिल्टन कनाडा में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल होता है? तो भारत जो राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 इसको याद करिएगा, क्योंकि इसको कई बार पूछा गया। 1934 लंदन में, कौन से? लंदन में जो आयोजन हुआ था, उसी में भारत इसमें शामिल हुआ था। जो लंदन में आयोजन हुआ था, इसमें भारत का जो पहला पदक आया था, किसने लाया था? राशिद अनवर ने। इसको भी पूछा जाता है, राशिद अनवर के द्वारा पहला पदक लाया गया था। कौन सा पदक था? कुश्ती में लाया गया था। किसमें? कुश्ती में। कौन सा पदक? कांस्य पदक लाया गया था। कौन सा? कांस्य पदक लाया गया था। भारत का पहला पदक जो लाया गया था, अनवर के द्वारा कांस्य पदक लाया गया था। दोस्तों, जैसे ही राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हो जाएगा, इसका संपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जन स्वास्थ्य डेटा निगरानी को पारदर्शी बनाने हेतु लॉन्च किया गया ऐप का क्या नाम है? इस ऐप का आपको नाम बताना है, कौन सा ऐप है? तो दोस्तों, इसका देखिए आपका, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सेतु हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेतु हो जाएगा। स्वास्थ्य सेतु यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे शांत देश किसे घोषित किया गया है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे शांत देश किसको घोषित किया गया है? तो आपका आइसलैंड देखिए, लगातार कई सालों से विश्व के सबसे शांत देशों में बना हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देखिए, लगातार कई सालों से बरकरार है पहले स्थान पे। इसमें देखिए सबसे क्या पूछा जाता है, जो इसमें पूछा जाता है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, IEP के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इस समय देखिए कितने देशों को शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में? 163 देशों को शामिल किया गया था। 163 देशों को शामिल किया गया था। सबसे आसान देश कौन बना हुआ है? तो दोस्तों, सबसे आसान देश आपका 163वें नंबर पर आपका रूस है। कौन सा है? रूस। आप लोगों को आश्चर्य भी हो रहा होगा, रूस सबसे आसान देशों की सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है, 163वें। इसके बाद 162वें स्थान पर आपका सूडान है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। भारत की स्थिति की बात की जाए, भारत देखिए 127वें स्थान पर है। कौन से? 127वें स्थान पर। रूस देखिए, रूस में कई सालों से युद्ध चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पे अधिकतम अशांति फैली हुई है। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस प्रकार के नोटों के व्यापक फील्ड ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है? किस प्रकार के नोटों को? देखिए, यहाँ पे पॉलिस्टर प्लास्टिक के नोटों को लॉन्च करने की बात की गई है। 10 और 20 के नोटों को सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। इस पर ट्रायल किया जाएगा। पॉलिस्टर प्लास्टिक बैंक नोटों की जीवन अवधि समान कागजी नोटों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। देखिए, वर्तमान समय जो नोट है दोस्तों, काफ़ी जल्दी फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, और प्लास्टिक नोट लाने की बात की जा रही है। इसमें देखिए क्या होगा, प्लास्टिक नोट से ये नोट पानी, नमी और गंदगी से सुरक्षित रहेंगे। इन्हें जाली बनाने में कठिनाई होगी, देखिए कठिन हो सकता है। भारतीय मौसम की विविध परिस्थितियों में इनकी मौजूदगी मजबूत परीक्षण करने हेतु RBI या फील्ड ट्रायल चला। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्लास्टिक नोट थी,
वह किस देश में लॉन्च की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में इसको सबसे पहले लाया गया था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में इसको सबसे पहले लाया गया था। कब लाया गया था? देखिए 1988 में इसको ट्रायल के लिए लाया गया था। 1988 में ट्रायल के लिए लाया गया था, लेकिन 1996 में पूरी तरह से इसको लागू कर दिया गया था। आइए नोटबंदी के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में नोटबंदी जो हाल ही में आई थी 8 नवंबर सभी को याद होगा, 8 नवंबर 2016 को लाई गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। दोस्तों अपने तरफ से प्रयास करते हैं, जो भी क्वेश्चन बताया जाए आप लोगों को सटीक बताया जाएगा, सही बताया जाए। यदि कोई गलती होगी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।